आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का डेली इवनिंग न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। यहाँ हम आपको बताते हैं देश दुनिया की सबसे ज़रूरी खबरों का सही और आसान एनालिसिस। तो आज यानी थर्सडे 9 सितंबर को हम किन खबरों पर बात करने वाले हैं, चलिए जान लेते हैं। आज सबसे पहले बात होगी राजस्थान के बाड़मेर में शुरू हुई एयर स्ट्रिप की, यानी हाईवे पर जहाज़ों के लैंडिंग करने के लिए बनाई गई सड़क की। खबर है कि ऐसी ही एयर स्ट्रिप्स 28 और जगहों पर होंगी। तो इन एयर स्ट्रिप्स की अहमियत क्या है, आपको बताएंगे। और इसके बाद बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन की और जानेंगे कि आज की इस मीटिंग से भारत को क्या हासिल हुआ। और फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के होने से बनते बिगड़ते समीकरणों पर। ओवैसी यूपी में क्या मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाएंगे या उनका कोई असर नहीं है, बात करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया के मेंटर की जिम्मेदारी दी गई है, ये कितना अहम है और इसका असर क्या होगा। तो बात होगी इन सब मुद्दों पर, लेकिन पहले सुनते हैं आज की हेडलाइंस खुशबू से। हरियाणा के करनाल में लघु सचिवालय पर किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। धरना स्थल पर 1000 से ज्यादा किसान डटे हुए हैं और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। प्रशासन ने नजर रखने के लिए धरना स्थल के चारों ओर CCTV कैमरे लगाए हैं ताकि अंदर बैठकर ही सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। वहीं इंटरनेट और SMS सेवा आज रात 12 बजे तक बंद कर दी गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज लखनऊ पहुंची हैं। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार सुबह 8 बजे से प्रियंका गांधी की बैठकों का दौर शुरू होगा और प्रियंका सलाहकार कमेटी, इलेक्शन कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी, ट्रेनिंग कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करेंगी। मुंबई पुलिस ने 10 से 19 सितंबर के बीच मुंबई में धारा 144 CRPC लागू कर दिया है। किसी भी गणपति जुलूस की अनुमति नहीं होगी। एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। बॉलीवुड के फेमस फिल्म फाइनेंसर और मुंबई के नामचीन बिल्डर्स में शामिल यूसुफ लकड़ावाला की मुंबई के आर्थर रोड जेल में आज मौत हो गई। उनके शव को JJ अस्पताल लाया गया। हालांकि अभी तक उनकी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में होने वाले ASI सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए ये रोक लगाई है। तालिबानियों ने शरिया कानून के तहत महिलाओं को किसी भी खेल में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान के संस्कृति आयोग ने आज कहा कि महिलाएं क्रिकेट समेत उन सभी खेलों में शामिल नहीं हो सकती जिसमें उनका चेहरा या शरीर का कोई भाग दिखता हो। अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने अपने व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि कंपनी अपने ग्राहकों को सर्विसेज देना जारी रखेगी। इस फैसले का असर उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले 4000 कर्मचारियों पर होगा। खबरों की माने तो कंपनी को करीब $2 अरब का नुकसान हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप की संपत्ति जब्त करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। और 10 सितंबर से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला जाना है। लेकिन BCCI के सूत्र ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया कि सहयोगी स्टाफ मेंबर योगेश परमार के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मैनचेस्टर में भारतीय टीम का ट्रेनिंग सेशन कैंसिल कर दिया गया है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। राजस्थान के बाड़मेर के हाईवे पर आज एयरफोर्स के सुपर हरक्यूलिस हवाई जहाज ने लैंडिंग की। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सरहद से 40 किलोमीटर दूर बने इस हाईवे पर 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी फील्ड लैंडिंग स्ट्रिप को बनाया गया है। सुपर हरक्यूलिस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सवार थे। इसके बाद फाइटर जेट सुखोई 30 और जगुआर ने भी इस इमरजेंसी स्ट्रिप पर टच एंड गो लैंडिंग की। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद थे। बाड़मेर में एयर स्ट्रिप पर खड़े होकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साल 1971 की विजय गाथा को याद किया। सुनिए। 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और आज जहां पर खड़े होकर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण
मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर से आप जानते हैं कि यह स्थान बहुत ही नजदीक है, बहुत दूर नहीं है, और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है। राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोड कम एयर स्ट्रिप के बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि एक बार चर्चा करते समय, प्रधानमंत्री जी के यहाँ प्रेजेंटेशन करते समय इस प्रकार का सुझाव उनके सामने रखा था। तब हमारे विभाग ने भी कहा था कि हमारा मैंडेट नहीं है, पर इसमें आउट ऑफ बॉक्स जब कोई भी बात होती है तो नियमों के लिए उसके लिए थोड़ी तो तकलीफ होती है। पर मुझे खुशी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का यह निर्माण किया है। एक की बात हुई, एलओसी पर पाकिस्तान और एलएसी पर चीन जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए भारत 28 और लोकेशंस पर हाईवे स्ट्रिप बनाएगा। कई जगह एयर स्ट्रिप्स बन चुके हैं तो कई जगह इन्हें बनाने के लिए टेंडर निकाले गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एयर स्ट्रिप्स को बड़े बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट्स के साइज का तैयार किया जा रहा है ताकि लैंडिंग के समय किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो सवाल ये उठता है कि ये एयर स्ट्रिप्स क्या होती हैं, देश की सुरक्षा के लिहाज से ये कितनी अहम है और दुनिया के अलग अलग देशों ने इसे किस तरह से इस्तेमाल किया है, ये मैंने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर जितेंद्र बहादुर सिंह से। देश में नेशनल हाईवे को रनवे आखिर क्यों बनाया जाए, इसको लेकर के कई बार सवाल उठते हैं, पर ज़रूरत उस दौरान पड़ती है जब देश में कोई दुश्मन देश जो एयरबेस होते हैं उनके एयर स्ट्रिप को नष्ट कर देता है। उस दौरान कोई रास्ता नहीं होता है। ऐसे में जो एयर स्ट्रिप नेशनल हाईवे पर बनाए जाते हैं उनका इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। दरअसल इस तरीके से पाकिस्तान ने 50 साल पहले भुज में किया था। 1971 की लड़ाई में उस एयर स्ट्रिप को समाप्त कर दिया था जब भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं था। यही वजह है कि अब भारत सरकार ने ये सोचा है कि देश के जो एयर स्ट्रिप्स हैं, अगर उस पर किसी भी तरीके से नुकसान होता है तो वैसा एयर स्ट्रिप्स ऑप्शन के तौर पर रहे जिसको कि नेशनल हाईवे के लिए जो इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जो देश के नेशनल हाईवे, ख़ास तरीके से 28 नेशनल हाईवे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल एयर स्ट्रिप के तौर पर किया जा सकता है और ये नेशनल हाईवे महत्वपूर्ण जगहों पर अलग अलग राज्यों में बनाए जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपदा के दौरान भी इन एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि अगर किसी राज्य में उस जगह के एयर स्ट्रिप्स ख़राब हो गए हैं तो उनको भी वहाँ पर आपदा के समय ऐसे एयर स्ट्रिप्स को जो कि रनवे के तौर पर बनाए गए हैं, जिनका नेशनल हाईवे के ऊपर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे एयर स्ट्रिप्स ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। बताया ये जा रहा है कि इनके आसपास अलग से भी रास्ता दिया जाता है। हालांकि जब प्लेन यहाँ पर उतरता है तो उस दौरान पूरा यातायात बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो साइड की रोड्स होती हैं उनको खोला जाता है इमरजेंसी पर। अब स्थिति ये है कि भारत में इस तरीके के रनवे बनाए जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल जब आपातकालीन या इमरजेंसी की स्थिति होगी उस दौरान किया जाएगा। जितेंद्र, देश में 28 लोकेशन है जहां पर ऐसी एयर स्ट्रिप्स होंगी, तो वो 28 जगह कौन कौन सी हैं और इनमें से कौन सी टेक्निकली इम्पोर्टेंट है? देश भर में 28 ऐसे नेशनल हाईवे हैं जहां पर एयर स्ट्रिप बनाने की तैयारी की जा रही है। कुछ जगहों पर ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, बाकी जगहों पर कोशिश की जा रही है बनाने की। जो जानकारी इस वक्त मौजूद है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के बनिहाल श्रीनगर मार्ग पर अवंतीपुरा के पास काम चल रहा है, तो वहीं पंजाब के संगरूर ज़िले में भी NH-71 पर इस तरीके की व्यवस्था दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास NH-24 में साइट विजिट होना है। इसके अलावा लखनऊ रायबरेली के बीच और अयोध्या के पास NH-27 पर भी साइट विजिट की जा रही है। राजस्थान, गुजरात के राजकोट में भी
दतराना में इस तरीके का निर्माण किया जा रहा है जो कि एयर स्ट्रिप का काम करेगा। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर के पास निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका सीधा और साफ मकसद है कि इन जगहों पर जो हाईवे हैं वहाँ एयर स्ट्रिप्स बन सकेंगे और इससे फ़ायदा ये होगा कि इमरजेंसी के दौरान उन जहाज़ों को यहाँ पर उतारा जा सकेगा। पश्चिम बंगाल के बालासुर खड़गपुर में भी इस तरीके का काम चल रहा है और यहाँ पर भी साइट विजिट किया जा चुका है। असम के जोरहट में, उड़ीसा के खड़गपुर में और अन्य जगहों पर भी इस तरीके के काम चल रहे हैं। दरअसल इसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान देश में जब अक्सर महत्वपूर्ण एयरबेस को टारगेट करके दुश्मन कोशिश करता है तो उस दौरान ऐसे जो एयर स्ट्रिप्स नेशनल हाईवे पर बनाए जाते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। 2015 में आगरा एक्सप्रेस वे पर भी इस तरीके से फाइटर जेट उतारा गया था। फिर 2016 में जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है वहाँ पर भी फाइटर जेट उतारा गया। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि भारत सरकार इस बात को लेकर के आगे कदम बढ़ा रहा है और आने वाले दिनों में इस तरीके के एयर स्ट्रिप्स तैयार होंगे जो कि राष्ट्र हित में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र बहादुर सिंह। और अब बात करते हैं 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता की। आज क्या हुआ उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि ब्रिक्स होता क्या है। ब्रिक्स यानी BRICS, इसमें B का मतलब है ब्राजील, R का मतलब है रशिया, I का मतलब है इंडिया, C का मतलब है चाइना, S का मतलब है साउथ अफ्रीका। और अपने नाम के अल्फाबेट के मुताबिक ही देशों को सम्मेलन की अध्यक्षता मिलती है। यानी इस साल I फॉर इंडिया सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है तो अगले सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा चीन। तो दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक साझा प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स, जो ग्लोबल पॉपुलेशन का अकेले 41% है, दुनिया की GDP का 24 और ग्लोबल ट्रेड के 16% का ये ग्रुप प्रतिनिधित्व करता है। इसका मकसद क्या है? मकसद है 5 देशों के बीच सहयोग को बड़े स्तर पर बढ़ावा देना, हर सदस्य के विकास, निवेश और आर्थिक हालात की बेहतरी के लिए साझा कोशिशें करना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से सदस्य देशों पर पड़ने वाले असर का भी ये एनालिसिस करता है। तो इस वक्त जब हम ये दिन भर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ब्रिक्स की सालाना बैठक चल रही है और इस बार अध्यक्षता मिली है भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआती कमेंट्स में कोरोना काल का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर बात कही। ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें समय के साथ उचित बदलाव नहीं आया। ये अभी भी 75 साल पुराने विश्व की मानसिकता और वास्तविकता पर आधारित है। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है। इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है। यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। WTO, IMF, WHO जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी सुधार होना चाहिए। माना जा रहा था कि आज की बैठक अफगानिस्तान मुद्दे के लिहाज से अहम होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भी इसमें शामिल थे। भारत वैसे तो कूटनीतिक स्तर पर अफगानिस्तान को लेकर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स में कहा कि हमने काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी अडॉप्ट किया है। क्या इस बात को तालिबान पर भारत के रुख, जो कि अभी तक अस्पष्ट है, उसमें कुछ क्लैरिटी के तौर पर समझा जा सकता है? और ये हमने पूछा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के एक्सपर्ट आफ्ताब कमाल पाशा से। देखिए, अभी तक तो वो ओपनिंग रिमार्क्स कर रहे हैं 5 लीडर, जिसमें सिर्फ जिक्र किया गया था कि ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन विस्तार से अभी तक बातचीत नहीं हुई है। और मेरे ख्याल से 5 लीडर भी अभी
तालिबान या टेररिज्म पे खास टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। इसलिए कुछ कहना अभी बहुत जल्द होगा, अभी डिस्कशन होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स, ओपनिंग रिमार्क्स में पांचों लीडर ने जो अपने अपने देशों की राय रखी है, उसमें सिर्फ पुतिन ने इशारा दिया कि अफगानिस्तान के मामले में हमें विस्तार से बातचीत करके वहाँ क्या हो रहा है, आतंकवाद या नार्को टेररिज्म वगैरह पे खास उन्होंने ध्यान दिलाया है। चीन के प्रेसिडेंट अभी तक उन्होंने कुछ खास इस मुद्दे पे नहीं लिखा है। सिर्फ जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं अभी तक इन पांचों देशों में पिछले साल से, और जो अचीवमेंट्स हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने स्पेस पे और दूसरे इकोनॉमिक इश्यूज पे उन्होंने फोकस किया। बिल्कुल पाशा साहब, व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान में नशे और आतंकवाद पर फिक्र जाहिर की है, और बीते दिनों रूस के एनएसए ने भारत के एनएसए से मुलाकात की थी, और भारत में रूस के जो राजदूत हैं उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान पर दोनों देशों का रुख एक सा है। तो क्या ये माना जाए कि चीन चाहे तालिबान को जैसे भी देखता हो, लेकिन रूस और भारत बहुत अलग अलग तरह से नहीं सोच रहे? देखिए, भारत और रूस का नजरिया मुझे लगता है कुछ अलग हो रहा है तालिबान को या अफगानिस्तान को लेके। हालांकि वो रूस के इंटेलिजेंस चीफ आए हुए थे, लेकिन उनका मेन मकसद मेरे ख्याल से ये रहा होगा, हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी कुछ मिला नहीं है, कि जो स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में जरूरी है, क्योंकि रूस काफी चिंतित है कि ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और दूसरे देश तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान से जो बॉर्डर्स मिले हुए हैं, एटलीस्ट 2-3 देशों के, उसमें रूस का काफी इंटरेस्ट है। कहीं जो नॉर्दर्न अलायंस अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले जो पंशीर वाली से रेसिस्टेंस दे रहे थे तालिबान को, वो अब वहां से ताजिकिस्तान शायद चले गए हैं। तो ये मामला क्रॉस बॉर्डर भी हो सकता है और दूसरे देश भी इसमें मदाखलत या इंटरफियर कर सकते हैं, और उससे अस्थिरता सेंट्रल एशियन स्टेट्स में होते हुए रूस के चेचनिया तक भी पहुंच सकती है, बल्कि उनको अंदेशा है। तो इसलिए उन्होंने ये जिक्र किया कि नारकोटिक्स, ड्रग्स का मामला अगर तालिबान गवर्नमेंट को अलग थलग करते हैं और सैंक्शंस डालते हैं अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और बरतानिया मिलके, तो उनके पास जो रेवेन्यू चाहिए नई सरकार चलाने के लिए, तालिबान के लिए, तो उनके पास एक ही रास्ता होगा कि वो ड्रग्स तैयार करे, पैदा करे, और उससे जो भी पैसा आता है उससे उनका एडमिनिस्ट्रेशन या मिलिट्री या सिक्योरिटी चला सकें। तो इसलिए रूस बहुत चिंतित है कि ये मामला जो स्टेबिलिटी को सपोर्ट करना है वो छोड़ के अगर वेस्ट प्रेशर डालती है तो रशिया भी मेन उसका विक्टिम होगा, बल्कि उनके चिंता को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया आफ्ताब कमाल पाशा। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।
और उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां इस जोर आजमाइश में लगी हैं कि किस तरह और क्या उनकी रणनीति हो जिससे वो चुनाव में अपना दबदबा बना सकें, चुनाव के परिणाम उनके हक में आ सकें। कुछ नए और कुछ पुराने सभी दल मिशन 22 की रेस में हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी घोषणा की कि वो यूपी चुनाव में कंटेस्ट करेंगे। हालांकि 2017 में भी वो यहां चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार ओवैसी ने अवध क्षेत्र से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत भी कर दी है। वो 3 दिन तक यूपी के दौरे पर हैं। उन्होंने पहले दिन रुदौली विधानसभा सीट में रैली की और दूसरे दिन सुल्तानपुर में रैली को संबोधित किया। आज तीसरे दिन उनकी बाराबंकी में रैली थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। खैर, ओवैसी इस बार साफ कर चुके हैं कि वो यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि ओवैसी ने किस आधार पर 100 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि ओवैसी के जो कोर वोटर्स हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम आबादी ही मानी जाती है। तो कहीं ये 100 सीटें वो तो नहीं जहां मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है? यही पूछा मैंने आज तक .in में जर्नलिस्ट और यूपी की राजनीति को बारीकी से समझने वाले कबूल अहमद से। निश्चित तौर पे जो असदुद्दीन ओवैसी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो 100 सीटों को चिन्हित किया है वो तमाम सीटें हैं जहां पे मुसलमान वोट काफी निर्णायक भूमिका में है और खास तौर से 30 से 40% के बीच में जहां पे मुस्लिम वोट है उन सीटों को वो टारगेट किए हैं। इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के देखें तो मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर जैसी सीटों को उन्होंने टारगेट किया है। इसके अलावा पूर्वांचल के जैसे आजमगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद और संत कबीर नगर और वो जो बेल्ट है वाराणसी और जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, इन जगहों की सीटें हैं जहां पे मुस्लिम आबादी 30 से 40% के बीच में है और निर्णायक भूमिका में है। ऐसी सीटों को उन्हें चिन्हित किए हैं और उन्हीं सीटों पे वो खास फोकस कर रहे हैं। और इधर रुहेलखंड में देखेंगे तो आप बरेली, बदायूं और फिरोजाबाद ये सब सीटों को उन्होंने खास तौर से फोकस कर रहे हैं। और इन्होंने बनारस की साइड में भी कुछ सीटें चिन्हित की हैं। वो सीटें हैं जहां पे मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है या किसी दूसरे को जिताने की स्थिति में है। अच्छा कबूल, देखिए मुस्लिम वोटों को अपना हक मानने वाले ओवैसी अकेले नहीं है। बहुत सारी पार्टियां मानती हैं कि मुस्लिम वोटर्स उनके हैं। सपा के बारे में तो बीजेपी भी इसी आधार पर तंज भी कसती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटों में बंटवारे के आसार वाकई हैं? असदुद्दीन ओवैसी तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के बीच में बिहार जैसी उनकी स्वीकृतता थोड़ा सा बढ़े। जैसे सीमांचल में उन्होंने 5 सीटें जीती थी, लेकिन अभी उस तरह का वोट में कन्वर्ट होगा ये अभी थोड़ा मुझे कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जिस तरह से उनकी जनसभाएं हो रही हैं उसमें जो लोग आ रहे हैं वो वोट में कितना कन्वर्ट होंगे ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि 2017 में भी इनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। और 2022 का जो चुनाव है वो काफी अलग तरीके का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। और खासतौर से मुस्लिम वोट बहुत साइलेंट मोड में है, बहुत खामोश है। ना वो सपा की तरफ बात कर रहा है, ना बसपा की तरफ बात कर रहा है, ना कांग्रेस की तरफ। ऐसे में पूरा चुनाव इस तरह दिख रहा है जैसे बंगाल के पैटर्न पे हो रहा है। और भाजपा बहुत एग्रेसिव मोड में है। खासतौर से मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो चीजें रही है, एनआरसी के प्रोटेस्ट में लड़कों की मार हो या कई मुस्लिम टारगेट पे आए, ऐसे में मुसलमान कहीं ना कहीं बहुत एकजुट होकर वोट करेगा। लेकिन वो वोट किस पैटर्न पे करेगा, ये कहा जाए कि पहले जैसे होता था किसी एक पार्टी के साथ चला जाए या अलग अलग कहीं मुस्लिम कैंडिडेट, तो मुझे लगता है इस तरह का इस बार चुनाव नहीं है। इस बार अगर कहीं ओवैसी भी मजबूत रहेंगे तो करेगा, और तो कहीं अगर बसपा मजबूत है तो भी करेगा, और कहीं कांग्रेस मजबूत है तो करेगा। और अभी तक जो मूड दिख रहा है वो मुसलमानों का मूड बड़ी संख्या में सपा की तरफ दिख रहा है। उनको लग रहा है कि सपा के पास एक वोट बेस आधार है जिससे जीत सकेंगे। लेकिन मुस्लिम वोटों के लिए इस वक्त तमाम पार्टियां एक मैसेज दे रही हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी अलग कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ मायावती भी अभी उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस और सपा से मुसलमानों को होशियार रहने की जरूरत है। उन्होंने मलियाना और मुजफ्फरनगर के जो कम्युनल राइट्स हुए थे कांग्रेस और सपा की सरकार में, उसको याद दिलाई है। तो ये साफ दिख रहा है कि मुस्लिम वोटों के लिए कोशिश है, लेकिन मुस्लिम वोट का खामोशी जो है वो थोड़ा सा चिंता बढ़ा रही है लोगों के दिल में। कबूल, ओवैसी की आमद को यूपी चुनाव में बाकी पार्टियां किस तरह से देख रही हैं? देखिए, दरअसल यह है कि निश्चित तौर पे ओवैसी का किसी भी राज्य में चुनाव लड़ना
और उनका आधार एक मुस्लिम वोट है। उस मुस्लिम वोट जो अभी लंबे समय तक दूसरी तथा कथित सेकुलर पार्टियां हैं, वो उनका वोट बैंक हुआ करता है। जैसे बिहार की बात है तो बिहार में आरजेडी, जेडीयू जैसी जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं, वो करती रही हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में ओवैसी के आने से सबसे ज्यादा जो चिंता है वो समाजवादी पार्टी के लिए है, क्योंकि मुसलमान जो वोटर है वो सपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर ओवैसी लड़ेंगे तो वोटों का बिखराव होगा, और बिखराव होगा तो इसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और ये बीजेपी के लोग भी इस बात को मानते हैं कि ओवैसी के आने से हमें फायदा होगा। लेकिन बंगाल में ये चीज नहीं दिखी। बिहार में जिन 5 सीटों को ओवैसी ने जीता है, उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का वोट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, या जहां पे बीजेपी जीती है वहां पे ओवैसी ने इतना वोट नहीं काटा कि ताकि भारतीय जनता पार्टी जीत सके। पिछली बार 2017 में वो संभल में अच्छी खासा वोट हासिल कर पाए थे, करीब 40,000 से प्लस वोट मिले थे, लेकिन वहां भी समाजवादी पार्टी जीती थी 2017 में। तो एक बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि ओवैसी के आने से किसी को, हाँ निश्चित तौर पे, क्योंकि जब वोटों का बिखराव होगा तो किसी को फायदा नुकसान तो होता है, ये दो में एक पार्टी। लेकिन एक मुसलमानों में भी एक सवाल है कि जो है वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियां बसपा हो, वो वोट मुसलमानों को लेती हैं, लेकिन क्या मुसलमानों के विकास में या मुसलमानों के जो प्रतिनिधित्व है उसके प्रति ईमानदारी से बर्ताव रखती गई है क्या? यही चीज को लेके ओवैसी लगातार इशू बना रहे हैं, और ये इस बिना पे वो मुसलमानों के बीच में आधार बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कबूल अहमद। और अब आखिर में बात करेंगे क्रिकेट की। बीसीसीआई ने कल अगले महीने यूएई में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस की थी। तमाम खिलाड़ियों के आश्चर्यजनक चयन के अलावा एक ऐसा भी फैसला लिया गया जिसका अंदाजा किसी क्रिकेट के पंडित को नहीं था। वो बात यह थी कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को, जो पिछले साल ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को टाटा बाय बाय कर चुके हैं, उन्हें एज अ मेंटर टीम के साथ भेजा जाएगा। ये धोनी वही धोनी है जिनकी लीडरशिप में भारत करीब करीब हर खिताब एक बार जीत चुका है। धोनी 2007 विश्व विजेता टीम के कप्तान थे। फिर 2011 में 50 ओवर का भी खिताब इनकी ही कप्तानी में आया था। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी भी सबके जहन में है। तो इसमें संशय ही नहीं है कि भारत के लिए धोनी एक सफलतम कप्तान रहे हैं, और अब उनके इसी अनुभव का जो बतौर खिलाड़ी उन्होंने अर्जित किया है, इसका इस्तेमाल उनको मेंटर बनाकर किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि धोनी का करियर शानदार रहा और उनका अनुभव विराट है। लेकिन सवाल यह है कि धोनी को हमने अब तक ग्राउंड पर रह के गेम को चलाते देखा है, लेकिन अब चीज़ें बदल जाएंगी। यानी वो एज अ मेंटर डग आउट में दिखेंगे, तो डग आउट में रह के वो टीम को कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, खिलाड़ी धोनी और मेंटर धोनी में कितना अंतर होगा, यही पूछा मैंने आज तक के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता से। देखिए, धोनी की या किसी भी कप्तान की जो सफलता होती है, एक उसके अपने खेल और दूसरा कि वो दूसरे के खेल को कैसे निकाल सकता है, यानी कि मैन मैनेजमेंट उस पर डिपेंड करती है। तो धोनी में खासियत थी लीडरशिप, दूसरों से बेस्ट क्या निकालना, नई नई रणनीतियां बनाना मैदान पर। लेकिन मैदान पर आपके कप्तान विराट रहेंगे, ये मैं आपकी बात मानता हूँ, और ये भी हकीकत है कि इस टीम के कोच रवि शास्त्री हैं। लेकिन धोनी के वहां रहने से शायद एक पॉजिटिविटी आती है, शायद एक नई सोच आती है, शायद एक नई ऊर्जा आती है, और शायद जो हम कभी कभी कहते हैं ना कि इस ड्रेसिंग रूम में शायद कम्युनिकेशन एक वैक्यूम है, हो सकता है उसकी भरपाई हो, क्योंकि धोनी एक्सेप्टेड है। धोनी उस जनरेशन से है जो इन खिलाड़ियों के साथ खेल चुकी है, जो इनके साथ आईपीएल भी खेलती है, और T20 के जो नुआंसेस है उनसे वाकिफ है। मुझे तो लगता है इससे काफी फर्क पड़ेगा और काफी फायदा होना चाहिए। बस एक ही चीज का डर है कि अहम का क्लैश ना हो, क्योंकि रवि शास्त्री और धोनी दोनों का रोल क्या होगा ये अगर क्लियरली डिफाइंड है तो फिर आप देखेंगे कि आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। विक्रांत, एक और सवाल है कि ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि 2019 में भी धोनी थे ही, और वहां पर तो टीम इंडिया हार गई थी। अब वो एज अ मेंटर ऐसा क्या जादू कर देंगे? एक आरोप सा भी लग रहा है कि बीसीसीआई धोनी से आगे कुछ सोच ही नहीं पा रही है। तो मुख्यतः किस आधार पर यह फैसला लिया गया होगा? देखिए, विराट ने तो नहीं मांगा होगा, ना ही रवि शास्त्री ने मांगा होगा। ये बीसीसीआई की सोच रही होगी, और उन्हीं की सोच थी। सोच में सबसे पहले उन्होंने धोनी से पूछा होगा कि क्या ये हो सकता है। अगर धोनी ने कहा हाँ मैं सोच सकता हूँ, तो उसके बाद वो कोच और कप्तान के पास गए। अब
लोगों का ये कहना कि बीसीसीआई धोनी के आगे नहीं सोच सकता, अरे भाई वो धोनी है। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि धोनी आपके डगआउट में या आपके ड्रेसिंग रूम में बैठ सकते हैं। मुझे लगता है आपकी टीम की खुशनसीबी है कि धोनी ने आपको कहा ठीक है जी मैं इस रोल के लिए तैयार हूं, क्योंकि जितने लोग उनको जानते हो ये जानते हैं कि वो कोचिंग में या टीम के पास शायद ना आते, लेकिन कुछ ऐसा उनको मोटिवेट किया गया, कुछ ऐसा उनको एक रोल दिया गया जिसको वो करना चाहते हैं। दूसरी बात कि वो 2019 में थे या 2017 में थे और 15 में भी थे, 14 में भी थे, भारत हारता रहा, ये हकीकत है। उनकी कप्तानी में भी भारत कई आईसीसी टूर्नामेंट हारा है, लेकिन आपको ये नहीं देखना है कि पीछे क्या हुआ था। आपको ये देखना है कि आज आप जहां पर खड़े हो क्या कुछ एक्स्ट्रा करके आपको उससे फायदा होता है। मेरे ख्याल से धोनी के वहां होने से नुकसान तो नहीं हो रहा, और अगर नुकसान नहीं हो रहा किसी चीज का तो उसका 2%, 5%, 10% फायदा भी होता है, तो उसको क्यों ना उठाया जाए। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत गुप्ता। तो ये था आज का दिन भर। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आज तक रेडियो के बाकी पॉडकास्ट के बारे में भी आप कुछ कहना चाहें तो जरूर हमें बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पॉडकास्ट की प्रोड्यूसर थी खुशबू, साउंड डिजाइन किया है अमृत रेगी ने, और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।